तो चलिए बच्चों, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे द्वारा आयोजित ये परीक्षा होती है पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 8वीं की बात करें तो कक्षा 8वीं के लिए अभ्यासक्रम क्या है उसको आइए हम देख लेते हैं। शिष्यवृत्ति परीक्षा का स्वरूप किस तरह का होगा पहले हम इसे समझ लेते हैं, यानी स्कॉलरशिप की परीक्षा जो होती है उसका स्वरूप किस तरह से रहता है उसे हम देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, आपको हम पॉइंटर की मदद से बताने का प्रयास करेंगे। राइट, तो बच्चों ध्यान रखना है यहाँ पर कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि 2 पेपर होने वाले हैं। तो बच्चों अगर कक्षा 8वीं की बात करें, 8वीं में आप अगर शिष्यवृत्ति की परीक्षा में बैठने वाले हैं, इसमें से तमाम विद्यार्थी कक्षा 5वीं की शिष्यवृत्ति की परीक्षा में बैठ चुके होंगे। जो विद्यार्थी कक्षा 5वीं की स्कॉलरशिप की परीक्षा में बैठ चुके हैं उन्हें इसके बारे में जरूर मालूम होगा, यस, काफ़ी कुछ उनका अपना अनुभव होगा। और जो विद्यार्थी पहली बार बैठेंगे यस, तो चलिए वे भी सीख पाएंगे, और जो इनके पहले से ही मालूम है तो उनका ज्ञान और पुख्ता हो जाएगा। तो चलिए हम बात कर रहे हैं कक्षा 8वीं की शिष्यवृत्ति परीक्षा के स्वरूप की बात कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें 2 पेपर होने वाले हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, 2 पेपर होने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए पहले पेपर के विषय की बात करें। जो पहला पेपर होगा बच्चों उसमें देखिए, यस, देखिए जो पहला पेपर है उसमें विषय देखिए प्रथम भाषा। तो प्रथम भाषा यानी फर्स्ट लैंग्वेज, तो अगर हिंदी की बात करें तो हमारी प्रथम भाषा क्या है, हिंदी। तो प्रथम भाषा यानी हिंदी। 25 प्रश्न रहेंगे, प्रश्नों की संख्या 25 होगी, और हर प्रश्न यानी प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा, और कुल 25 दूनी 50 यानी 50 अंकों की परीक्षा होगी। ठीक है, यानी प्रथम भाषा की हम बात कर रहे हैं 25 प्रश्न। और उसी पेपर 1 में ही यस बच्चों, जो दूसरा विषय रहेगा वो गणित रहेगा, यानी मैथमेटिक्स रहेगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 रहेगी। यस, गणित के 50 प्रश्न होंगे, और 50 प्रश्न का मतलब एक प्रश्न 2 अंक का, तो कुल 100 अंक हुए बच्चों। तो इस तरह से यस, अब प्रश्नों की संख्या देख लीजिए, योग कर लीजिए, टोटल कर दीजिए, तो 75 यानी 75। और अगर अंकों की बात करें, टोटल कर लेंगे बच्चों 50 और 100 तो मिलेगा 150 यानी 150। यानी कुल पेपर 1 में यस बच्चों प्रश्न कितने होंगे, 75 यानी 75। और कुल अंक कितने हो जाएंगे, यस 75 प्रश्न होंगे और कुल अंक हो जाएंगे 150 यानी 150। और समय कितना मिलेगा, 150 प्रश्नों को हल करने के लिए आपको समय मिलता है 1 घंटा 30 मिनट। 1 घंटा 30 मिनट यानी बच्चों 1 घंटा यानी 60 मिनट, और 30 मिनट जोड़ देंगे तो हो गया 90 मिनट। यानी बच्चों 90 मिनट का समय आपको मिलेगा। यस, 90 मिनट में आपको करना है कुल 75 प्रश्नों को हल करना है। तो बच्चों आप सोचेंगे कि 75 प्रश्न कैसे हो पाएंगे, जो पहले के विद्यार्थी अर्थात जो इस तरह की शिष्यवृत्ति की परीक्षा में कक्षा 5वीं में बैठ चुके हैं उन विद्यार्थियों को मालूम है कि हाँ 75 प्रश्नों को आप यहाँ पर आपको जिसमें मिलते हैं 90 मिनट आप कर सकते हैं। यस, तो जो विद्यार्थी पहली बार बैठेंगे यस वो भी कर पाएंगे, और बच्चों समय इसके लिए पर्याप्त रहता है। सामान्यतः ये जो परीक्षा है बच्चों फरवरी महीने के तीसरे सप्ताह में इस बच्चों ये परीक्षा होती है। तो बच्चों समय अभी अगर हम बात करें तो जुलाई का महीना शुरू हो चुका है, और बच्चों इस तरह से समय पर्याप्त है, लेकिन बच्चों मेहनत भी पर्याप्त करनी है। यस, तो अभी तो शुरुआत हो रही है। तो चलिए बच्चों हम पहले पेपर की बात कर चुके हैं, आइए अब दूसरे पेपर की बात कर लेते हैं। तो बच्चों जो दूसरा पेपर होगा उसमें तृतीय भाषा यानी थर्ड लैंग्वेज। तो तृतीय भाषा हमारी क्या है, इंग्लिश है। ठीक है बच्चों, यानी इंग्लिश जो है उसका पेपर रहेगा, और वो उसमें 25 प्रश्न होंगे, और बच्चों 25 प्रश्न यानी 50 अंक, हर प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। तो 25 प्रश्न रहेगा यानी 50 अंक। और जो दूसरे पेपर में यस बच्चों जो उसका दूसरा भाग है वो है बुद्धिमत्ता जांच क्या यानी IT। यस बच्चों इंटेलिजेंस टेस्ट, बुद्धिमत्ता जांच, इसके लिए 50 प्रश्न दिए जाएंगे, और 50 प्रश्न का मतलब 100 अंक। तो इस तरह से प्रश्नों की संख्या दूसरे पेपर में भी उतनी ही है, यानी 75। पहले पेपर में भी 75, दूसरे पेपर में भी प्रश्नों की संख्या 75। अंक जैसा कि यहाँ पर दोनों को मिलाकर 150 अंक थे,
यहाँ भी दोनों को मिला करके 150 अंक है। ठीक है बच्चों, समय यहाँ भी 90 मिनट था, 1 घंटा 30 मिनट। यहाँ भी समय आपको मिलता है 90 मिनट यानी 1 घंटा 30 मिनट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये परीक्षा का स्वरूप है। कक्षा 8वीं की अगर हम बात करें तो बच्चों आपको ध्यान रखना है जिसकी 2 पेपर होंगे, और जिस बच्चों पहले पेपर में हिंदी यानी प्रथम भाषा उच्च स्तर की हम बात कर रहे हैं, और गणित मिलाकर 75 प्रश्न, कुल अंकों की संख्या 150, समय है 90 मिनट यानी 1 घंटा 30 मिनट। उसी तरह से दूसरे पेपर में बच्चों थर्ड लैंग्वेज यानी इंग्लिश रहेगी, और बुद्धिमत्ता जांच यानी आईटी, जिसमें जो प्रश्न होंगे 75 प्रश्न यानी तृतीय भाषा इंग्लिश के 25 प्रश्न और 50 प्रश्न आईटी के बुद्धिमत्ता के। तो कुल मिलाकर के कितने हो गए 75 प्रश्न, और कुल अंक हो जाते हैं 150 150। और इस तरह से बच्चों जो समय मिलता है आपको, कितने मिलते हैं, समय आपको मिलते हैं 1 घंटा 30 मिनट। ठीक है बच्चों, तो ये है शिष्यवृत्ति परीक्षा का स्वरूप, जिस बच्चों पूर्व माध्यमिक कक्षा 8वीं की हम बात कर रहे हैं। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। तो चलिए बच्चों, प्रश्नों के कठिनाई का स्तर की अगर बात करें, प्रश्नों की कठिनता का स्तर, तो चलिए बच्चों समझ लेना है। प्रश्न होंगे 75 हर एक पेपर में। तो सरल स्वरूप के प्रश्न रहेंगे 30%। 100% में से बच्चों 30% प्रश्न ऐसे होंगे जो आप निरंतर अभ्यास के द्वारा देखते ही उसे आप हल कर पाएंगे, यानी बहुत कम समय में, कुछ ही सेकंड में आप हल कर लेंगे। यस बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है। सरल स्वरूप के प्रश्न 30% रहेंगे, ये आपको ध्यान देना है। अगर हम मध्यम स्वरूप के प्रश्नों की बात करें, यानी सरल से थोड़ा सा और जो है उसमें समय लगेगा, और वो मध्यम स्वरूप के प्रश्न होते हैं, और उनका जो प्रतिशत है वो 40% है। तो ऐसे बच्चों सरल स्वरूप के प्रश्न और मध्यम स्वरूप के प्रश्न मिलाकर 40 और 30 70% हो गए। अब बाकी बचा 30%। तो जो 30% है बच्चों वो रहेगा कठिन स्वरूप के प्रश्न। कठिन स्वरूप से तात्पर्य क्या है बच्चों, यानी बच्चों इसमें जो अगर कैलकुलेशंस की बात करें या सोचने की बात करें, समझने की बात करें, इसमें थोड़ा समय अधिक लगेगा। इस तरह के प्रश्न होंगे, ठीक है। या इसमें ऐसे प्रश्न होंगे जिसमें कई बार मतलब आपको सोचना पड़ता है। अगर बुद्धिमत्ता की ही बात करेंगे तो हम आपको बताएंगे, कभी आप देखेंगे उसमें दाएं बाएं, हाँ ऊपर नीचे, एक ही प्रश्न में किस तरह से थोड़ा सा घुमा कर पूछा जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को कठिन स्वरूप के प्रश्न में रखते हैं, और ऐसे प्रश्न होते हैं 30% यानी 30%। तो इस तरह से मिलाकर के कुल आप देखेंगे तो 100% हो जाते हैं। 30, 40, 70 और 30 100। यानी ये आपको ध्यान रखना है कि जो प्रश्न होंगे इस बच्चों तीनों प्रकार के होंगे। सरल प्रश्न होंगे 30%, मध्यम स्वरूप के 40% और कठिन स्वरूप के प्रश्न होंगे 30%। इस प्रकार से कुल बच्चों ये हमें ध्यान रखना है। तो हमेशा अपने दिमाग की बत्ती जलाए रखना है, यानी बच्चों लगातार परिश्रम करना है। पूरे वर्ष भर अगर आप परिश्रम लगातार करते रहेंगे तो अधिक अंकों से आप परीक्षा न केवल पास करेंगे बल्कि बच्चों मेरिट लिस्ट में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। जिस बच्चों तो आप यानी स्कॉलरशिप के लिए, शिष्यवृत्ति के लिए आप पात्र हो जाते हैं, यानी मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होने के बाद। यानी बच्चों खूब मेहनत करना है। तो बच्चों बहुत ही रोचक, चूंकि बच्चों यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया रहता है उसके 4 विकल्प रहते हैं, तो उसमें से एक उत्तर सही होता है, तो उसे आप खोज पाते हैं, प्रयास कर पाते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपको किस तरह से खेल खेल में कुछ प्रश्नों का उत्तर आप यूं ही दे पाएंगे, कुछ के लिए अधिक प्रयास करना भी पड़ता है। तो चलिए बच्चों, हम आज जो देखने वाले हैं ये हिंदी माध्यम की बात करें, जिसमें हम विस्तार से देखेंगे बुद्धिमत्ता जांच की। इसी तरह से बच्चों ये अगर हम बात करें बीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल पर बच्चों आपको गणित के लिए और इसके अलावा बाकी जैसे अगर भाषा की बात करें, प्रथम भाषा की, ये बच्चों वहाँ पर आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। वीडियो आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो बच्चों आज हम बात करेंगे बुद्धिमत्ता जांच की। तो विस्तार से आप पूरे साल भर क्या पढ़ने वाले हैं, तो चलिए हम बच्चों उसका देख लेते हैं। ये जो उसके घटक की बात कर लेंगे, उप घटकों की बात कर लेंगे, और वेटेज क्या रखा गया है, परसेंटेज, वो भी हम इसको देखने वाले हैं। तो आज बच्चों हम विस्तार से बुद्धिमत्ता जांच के बारे में, यस बच्चों हम कक्षा 8वीं की बात कर रहे हैं, विस्तार से देखेंगे आईटी यानी बुद्धिमत्ता जांच में क्या साल भर सीखने वाले हैं। तो
चलिए हम घटकों की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें जो सबसे पहला घटक होगा बच्चों उद्देश्यानुसार घटक, वो है आकलन का। और इसमें उप घटक देखिए 3 है, जिसमें पहला है सूचनाओं का पालन, वर्णनात्मक जानकारी, भाषा ज्ञान और अंग्रेजी अक्षरमाला। यस, तो पहले यानी आकलन में आपको 3 उप घटक हैं, ध्यान रखना है। तो इस पर आधारित बच्चों जो भारांश है, वेटेज है, वो 10%, यानी 10% इसका वेटेज रखा गया है। दूसरा घटक है बच्चों वर्गीकरण, यस बच्चों, यानी क्लासिफिकेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है। और बच्चों इसमें है 4 उपघटक, आप देख सकते हैं, जिसमें पहला उपघटक है शब्द संग्रह, दूसरा आकृति, तीसरा संख्या और चौथा है वर्णमाला अंग्रेजी का। राइट, तो इस तरह से इसका वेटेज है 10%। ठीक है बच्चों, तो ये दूसरा उपघटक हो गया, दूसरा घटक हो गया, और यहाँ पर उपघटक हो गए 4। तीसरा घटक है बच्चों सम संबंध। यस, तो बच्चों आगे हम कुछ उदाहरण भी लेने वाले हैं, आज समझने वाले हैं कि प्रश्न किस तरह के पूछे जाते हैं। तो रैंडमली कुछ उदाहरण भी हम आज देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए जरा पहले घटक और उप घटकों को समझ लीजिए जो आप पूरे साल भर पढ़ने वाले हैं। तो तीसरा घटक है बच्चों सम संबंध। अब इसमें उप घटक क्या है जरा वो देख लीजिए। पहला उप घटक है इसमें शब्द संग्रह, दूसरा आकृति, तीसरा है संख्या, चौथा है वर्णमाला अंग्रेजी। तो यहाँ बच्चों इसका वेटेज है 10%, यानी 10% इसका वेटेज देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं हम चौथा। तो बच्चों ये जो चौथा घटक हमारा है वो क्रम का है। इसमें क्या देखेंगे बच्चों, इसमें देखिए 5 उपघटक इसके हैं। पहला संख्या है, दूसरा आकृति, तीसरा चिन्ह, चौथा असंगत पद पहचानना और पांचवा है अंग्रेजी वर्णमाला। तो इस तरह से इस बच्चों चौथे घटक में आपको 5 उपघटक दिखाई दे रहे हैं और इसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा है पहले की अपेक्षा, यानी 12%, 12% इसका वेटेज रखा गया। अगला घटक है बच्चों हमारा सांकेतिक भाषा, 5वां घटक है। तो इसमें देखिए आकृति, अंक और अक्षर, इस तरह से इसमें एक उपघटक है जिसमें आकृति से संबंधित, अंक से संबंधित और अक्षर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और बच्चों इसके लिए वेटेज कम है, यानी 6%, 6% इसका वेटेज रखा गया है। छठवां है बच्चों इस अगर हम बात करें जिसमें लयबद्ध लगाना। अब बच्चों इसमें ध्यान से देखिए, तो पहला इसका उपघटक है अक्षरों का उपयोग, दूसरा है चिन्हों का उपयोग, तीसरा है अंकों का उपयोग और इसके लिए वेटेज है 6%, यानी 6% वेटेज रखा गया है। इस बच्चों तो अगर वेटेज की बात करें तो कुल मिलाकर के जिस जो वेटेज होगा वो 100% होगा। तो तब तक देख लीजिए 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 2, 42 और 42, 6, 48 और 48, 6, 54, यानी 54। यस, तो यहाँ पर 54% तक हमने वेटेज देख लिया है। जिस बच्चों तो 54 हो गया, यानी अभी बचा कितना 46, जो कि आगे हम देखने वाले हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे तो और जो शेष हिस्सा है उसका हम देख लेते हैं। हम बुद्धिमत्ता देख रहे हैं बच्चों 8वीं के। बुद्धिमत्ता जांच में जो घटक और उपघटक और वेटेज है, भारांश है, ये बच्चों तो ये भारांश आप समझ पा रहे हैं, प्रश्नों के भारांश हैं, यानी इस घटक से जैसे पिरामिड से ये जो प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों वो 6% इसका वेटेज रखा गया है, इतने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए 7वां अगर घटक की बात करें पिरामिड है बच्चों, इसमें अंकों का उपयोग किस तरह से किया जाता है, अक्षरों का उपयोग किस तरह से किया जाएगा, इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे और बच्चों इसका वेटेज है 6%, यानी 6% इसका वेटेज दिया गया है। अगला है 8वां और 8वां घटक है प्रतिबिंब या प्रतिमा, जिसमें 3 उपघटक हैं। पहला है अंक, दूसरा है अक्षर और तीसरा है आकृति। तो इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, अंक, अक्षर और आकृति। इस बच्चों और इसका वेटेज दिया है 6%, यानी 6%। 9वां घटक है तर्क तथा अनुमान। तो तर्क तथा अनुमान में इसमें 3 उपघटक हैं। पहला है भाषिक, भाषिक में आयु, समय तथा घड़ी, रिश्ते, तर्क संगत, तर्क संबंध, जानकारी की सहायता से अनुमान प्राप्त करना। और अगला अभाषिक रहेगा जिसमें घनाकार गुट के त्रिभुज तथा चतुर्भुज मापना। और अगला रहेगा संख्याओं की रचना का सूत्र पहचानना। इस बच्चों ये तर्क और तथा अनुमान में, यानी इस घटक के अंदर उपघटक है।
इसका वेटेज ज़्यादा है बच्चों, यानी इसका वेटेज है 12%, यानी यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 12% प्रश्न यहाँ से रहेंगे तर्क तथा अनुमान से। अब अगला घटक आ जाता है बच्चों, 10वां घटक है कूट प्रश्न। और बच्चों इसमें 5 उपघटक है कूट प्रश्न में, जिसमें पहला है पंक्ति में स्थान, आगे है दिशा पर आधारित प्रश्न, इसके बाद दिन दर्शिका यानी कैलेंडर पर आधारित, वेन आकृति, इस बच्चों वेन आकृति संबंधित जो कि बहुत ही आसान होता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, बताएंगे, आज उदाहरण भी देंगे इसका, और गणितीय पहेली, जिस तो इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे बच्चों उसका वेटेज रखा गया है 12%, 12%, तो पर्याप्त वेटेज यहाँ देख सकते हैं, कूट प्रश्न से संबंधित देखे जा सकते हैं। अगला है और आखिरी है बच्चों आकृति का पृथक्करण, यानी 11वां जो घटक है आकृति का पृथक्करण, जिसमें 4 सब टॉपिक है। पहला है अपूर्ण आकृति को पूर्ण करना, हूबहू आकृति पहचानना, घड़ी संबंधी आकृति और छुपी हुई आकृति पहचानना। इसके लिए वेटेज है 10%। तो अब आप बच्चों टोटल कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए 6, 6, 12, 12, 12, 24, 24 और 10, 34 और 2, 36 और 10, 46, 46। देखिए बोल रहे थे ये 46%, और इसके पहले पेज पर हमने देखा था 54 और इधर है 46, मिला के हो गया 100। तो इस तरह से बच्चों जो कुल 11 घटक हैं इस और उसके साथ जो उपघटकों को आपने देखा, इसी पर आधारित जो है अभ्यास करने हैं और पूरे वर्ष भर अभ्यास करने हैं। राइट, ध्यान रखना है बच्चों कि ये जो आप अभ्यास करेंगे बच्चों इस मार्गदर्शिका के रूप में है, ध्यान रखना है बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे, तो मार्गदर्शिका के रूप में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आइए और आगे हम पढ़ते हैं। एवरी accomplishment starts with the decision to try। तो बच्चों अगर accomplishment की बात करें तो यस बच्चों कोई भी यानी कोई भी काम अगर पूरा करना है, अगर फुलफिल करना है, अचीव करना है, यस बच्चों accomplishment का मतलब यही होता है कोई अचीव करना, फुलफिल करना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ट्राई करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। और बच्चों आपने सुना होगा ये कविता बहुत चर्चित है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो निश्चित रूप से बहुत ही चर्चित कविता है, और ज़िंदगी में अगर सफल बनना है तो उसके लिए जरूर कोशिश करनी पड़ेगी। जो कोशिश ही नहीं करेगा वो कैसे जीत सकता है, वो कैसे सफल हो सकता है। जिस बच्चों तो शिष्यवृत्ति परीक्षा कुछ इसी तरह की होती है, जहाँ पर प्रयास करना है, कोशिश करना है और लगातार मेहनत करनी पड़ती है, फिर आपको सफलता जरूर मिल जाती है। तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। बहुत अच्छी कविता है। तो अपने आप को पूरे वर्ष भर ऊर्जावान बनाए रखना है, लगातार मेहनत करते जाना है और सोचना है कि हाँ हम कर सकते हैं, यस आई कैन डू, हम कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, यस मैं बहुत अच्छा कर लूँगा। इसके लिए प्रयास भी करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। तो चलिए ये ट्राई का उदाहरण आप बच्चों अपने दिमाग में जरूर रखिए कि लगातार परिश्रम के बाद आप देखेंगे कि प्रश्नों को आप 75 प्रश्नों को यस बच्चों 1.5 घंटे में यानी 90 मिनट में आप कर पाएंगे। आपकी इतनी तैयारी हो जाएगी। यस बच्चों आप इतनी तैयारी कर पाएंगे, 90 मिनट क्या आप 10 मिनट पहले भी कर पाएंगे। यस तमाम विद्यार्थी कर भी पाते हैं। तो बच्चों घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, लगातार मेहनत करेंगे। ढेर सारे उदाहरण आप देखेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे, किस तरह से यहाँ पर कुछ शॉर्टकट, हाँ कैसे कैसे आपको उत्तर निकालना है, किस तरह से मेहनत करना है, ढेर सारे उसके लिए जो सूत्र हैं, फार्मूलाज हैं, ये सारी जो कह सकते हैं कि प्रयास है इस संदर्भ में कि कैसे आपको सही उत्तर तक पहुँचना है। और जो समय मिलता है आपको यानी 90 मिनट, 1.5 घंटे में आपको 75 प्रश्नों को बड़े ही सफलता के साथ और अच्छी तरह से पूरा कर लेना है। तो यही बच्चों अभ्यास करना पड़ेगा। तो चलिए आगे हम शुरुआत करेंगे, जरा सैंपल के रूप में कुछ उदाहरण देखना चाहेंगे। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए बच्चों उदाहरण के रूप में एक प्रश्न रखते हैं, जैसे समूह से मेल न खाने वाले यानी असंगत पद पहचानिए। चलिए बच्चों समझ लीजिए आपके पास 4 विकल्प मिलते हैं। ऐसे ही प्रश्न आ गए। मान लो पहला प्रश्न है, चलिए उदाहरण के लिए जैसे पहला दिया है बर्लिन, दूसरा रोम, तीसरा भूटान और चौथा बगदाद।
तो बच्चों आप सोचिए कि आखिर में इसमें उत्तर क्या हो सकता है। यस बच्चों आप सोचिए, तो आपको यहाँ पर बच्चों 4 विकल्प दिए हुए हैं। अब 4 विकल्प में यस बच्चों इसमें क्या कहा गया, समूह से मेल न खाने वाली, यानी इसमें 3 एक जैसा है, एक अलग है। एक जो अलग है वही असंगत है और वही आपको आपका उत्तर है, वही आपको पहचानना है। आप सोचिए बर्लिन, रोम, भूटान और बगदाद। तो आप जरा ध्यान से सोचेंगे बच्चों तो आपको समझ में आएगा कि बर्लिन जो है वो बच्चों बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। इस बच्चों रोम भी राजधानी है, किसकी, इटली की राजधानी है। और बच्चों बगदाद भी राजधानी है इराक की। और भूटान तो राजधानी नहीं है, भूटान तो एक देश है। अब बच्चों आपको समझ में आ गया होगा यस कि आखिर में ये जो 3 हैं, बर्लिन, रोम और बगदाद, ये 3 राजधानियों के कैपिटल्स के नाम दिए हैं, और जबकि ये जो तीसरा है, ये जो भूटान है, देश का नाम दिया हुआ है। यही अलग है, यही तो पूछा गया है यहाँ, असंगत क्या है। इस तरह से बच्चों आपको उत्तर मिल गया है। यस यानी पहला प्रश्न, जो भी प्रश्न है, ध्यान रखिए बच्चों, अगर पहला प्रश्न है इसका सही विकल्प तीसरा है, तब क्या करेंगे आप, तीसरे विकल्प को अच्छी तरह से बॉल पॉइंट पेन से रंग देंगे। इस तरह से ब्लैक या ब्लू, जो भी आपको पसंद है। यस बच्चों, ब्लैक या ब्लू, बॉल पॉइंट पेन से, ध्यान रखिए, ब्लैक या ब्लू से आपको रंगना है, दो में से कोई एक। तो अब देखिए 4 जो आपको विकल्प मिले, तीसरा विकल्प सही था, उसे आपने रंग दिया। बच्चों इसके बाद आपको, जो बच्चों 5वीं कक्षा में स्कॉलरशिप की भी परीक्षा में बैठ चुके हैं, उनको मालूम है कि इसके लिए आंसर शीट एक अलग मिलती है। यस बच्चों, तो आंसर शीट, उत्तर कहाँ देना होता है, अलग देना होता है। प्रश्न अलग रहता है प्रश्न का, और जो आंसर शीट होती है कुछ इस तरह की मतलब रहेगी, अलग रहेगी। अब उसमें जैसे यहाँ पर क्रमांक से प्रश्न दिए रहेंगे 1 2 3 4 इस तरह से। जैसे पहला प्रश्न है, मान लीजिए उदाहरण के लिए, तो पहला का आपने विकल्प क्या देखा, सही, तीसरा आपने विकल्प देखा सही था, तो इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको तीसरे को रंग देना पड़ेगा। इस तरह से आपको उत्तर कहाँ देना है बच्चों, आंसर शीट में अपने उत्तर इस तरह से देना है। ठीक है, तो हमने यहाँ उदाहरण के रूप में रखा है, तो इस तरह से बच्चों आपको अपना उत्तर आंसर शीट में इस तरह से देना है। आइए बच्चों एक और उदाहरण देख लेते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, एक प्रश्न और उसी तरह का, समूह से मेल न खाने वाले असंगत पद पहचानिए। तो जरा देखिए, वृक्ष, पयोद, तरु, पेड़। तो बच्चों ध्यान से आप देखिए, यहाँ पर ध्यान रखना है बच्चों, स्कॉलरशिप यानी शिष्यवृत्ति के लिए इस बच्चों भाषा का खूब अभ्यास होना चाहिए, और इसके साथ साथ आपका जो शब्द भंडार है, इस बच्चों आपका शब्द भंडार ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, जिससे आप तमाम शब्दों के अर्थ आपके दिमाग में हो, जिससे उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आप हल कर सके। अब देखिए बच्चों, वृक्ष, पयोद, तरु, पेड़। अब इसमें से अगर चारों शब्दों के अर्थ आप नहीं जानेंगे तो फिर प्रश्न का उत्तर देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए बच्चों हमने कहा कि इसके लिए शब्द भंडार बढ़ाना पड़ेगा और लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें से तमाम विद्यार्थियों ने उत्तर शायद समझ भी लिया होगा कि इसमें असंगत क्या है, इसमें मेल न खाने वाला है, यानी अलग क्या है। तो कुछ विद्यार्थियों को, जिनको अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे शब्द भंडार बढ़ाने के लिए आपको समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्दों को याद करना पड़ेगा। तो अगर समानार्थी शब्द जिन विद्यार्थियों को वृक्ष का यानी पेड़ का याद होगा, उनको उत्तर मिल भी गया होगा, क्योंकि वृक्ष, तरु और पेड़ ये समानार्थी शब्द हैं। यस, और बच्चों जबकि पयोद, यस, पयोद का मतलब बादल होता है। यस, तो यहां पर ये अलग है। ठीक है, वृक्ष, तरु और पेड़ ये समानार्थी शब्द है वृक्ष के, पेड़ के, लेकिन पयोद यही अलग है, पयोद का मतलब बादल से होता है। तो इसलिए जो हमारा विकल्प है, हमारा जो सही विकल्प है, सही उत्तर मिल गया। यानी क्या करना था, इसमें से समूह से मेल न खाने वाला। ध्यान रखना है बच्चों, प्रश्न को बहुत ध्यान से समझना होता है, पढ़ना होता है। यस, कि आखिर पूछा क्या गया है, तो इसमें असंगत पूछा गया है, तो इसमें असंगत यही है पयोद, यानी दूसरा विकल्प सही है। तो हमने यहाँ पर उत्तर क्रमांक, यानी जो भी अगर दूसरा प्रश्न है तो इसका दूसरा सही है, तो यानी यहाँ पर दूसरे को इस तरह से आप पूरी तरह से उसको रंग देंगे, इस तरह से रंग देंगे। राइट, अब बच्चों इसको आपको आंसर शीट जहाँ है वहाँ पे करना है। जो
आपको मिलता है। यानी अगर हम बात करें जहाँ प्रश्न है, उत्तर यहाँ नहीं देना है, बल्कि उत्तर कहाँ देना है? उत्तर आपको बच्चों अपने आंसर शीट में देना है। जैसे दूसरा प्रश्न था, दूसरे का दूसरा विकल्प सही था, तो दूसरे का दूसरा विकल्प इस तरह से भर देना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका 2 प्रश्न पूरा हो गया। चलिए एक उदाहरण और ले लेते हैं। अब जरा यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर प्रश्न देखिए बच्चों, केवल एक ही आकृति में आने वाले अंकों का योग कितना होगा। बाईं ओर एक आकृति दी गई है, जरा ध्यान से देखिए बच्चों। यहाँ पर कुछ अंक लिखे गए आकृतियों में, जिसे यहाँ पर आपको दिखाई देगा। देखिए ध्यान से, एक वृत्त आपको दिखाई दे रहा है, यस। और देखिए, और जो आपको अलग अलग यहाँ पर देखिए तो आपको ये आकृतियां दिखाई दे रही है। लेकिन पूछ क्या रहा, केवल एक ही आकृति में आने वाले अंकों का योग कितना होगा। यानी बच्चों इसको बहुत ध्यान से, जो प्रश्न पूछा गया है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसका मतलब, उसका अर्थ अच्छी तरह समझ लेना है। तो क्या कहा, केवल एक ही आकृति में, केवल एक ही आकृति में। जैसे अगर वृत्त की बात करें तो वृत्त में, यानी केवल वृत्त में, तो केवल वृत्त में क्या, ध्यान से देखिए, यानी ये जो 7 है ये केवल वृत्त में है, तो ये 7 को ले लीजिए। इसी तरह से इस आकृति में, यानी अगर त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज में ये देखिए, त्रिभुज में अगर आप ध्यान से देखिए तो केवल त्रिभुज में, यानी आप देखिए कि ये जो 6 है ये केवल त्रिभुज में है, राइट। और उसी तरह से ये जो 4 भुजा की आकृति है उसमें 4 देखिए, तो ये जो 4 है वो केवल ये जो 4 भुजा की आकृति है इसमें है। तो इस तरह से 7 और 4 और 6 इसको आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पूछा है कि केवल एक ही आकृति में आने वाले अंकों का योग कितना होगा। तो 7 4 11 6 17, तो सही विकल्प क्या होगा, चौथा आपका सही विकल्प हो जाएगा। यस बच्चों, तो इस तरह से आपको जो आंसर शीट में बच्चों मिलते हैं 4 विकल्प, वहां देखिए चौथा सही है। तो चौथा आपको बच्चों, यस, जो भी प्रश्न क्रमांक हो। कभी कभी बच्चों यहाँ विद्यार्थी क्या गलती कर देते हैं, यस, देखते हैं हम कि वो जैसे तीसरा प्रश्न है तो आंसर शीट में तीसरे प्रश्न पर ही जा करके आपका ये तीसरे प्रश्न का चौथा विकल्प सही है, तो वहां पर आपको यही करना है। कुछ विद्यार्थी कभी कभी भूल कर जाते हैं, ऐसी गलती नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए, जो यहाँ प्रश्न क्रमांक है तीसरा, और तीसरे में जो सही विकल्प था चौथा, तो आपको ऐसा ही करना है, जरा भी इसमें चूक नहीं करनी है। नहीं तो बच्चों आपका सही जो उत्तर है, अगर आप सही नहीं दर्शाते हैं तो फिर वो उत्तर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी भी समझदारी रखनी चाहिए। तो चलिए बच्चों, तीसरा का आपने देखा, चौथा विकल्प बिल्कुल सही था। आइए बच्चों एक और लास्ट में अभ्यास कर लेते हैं। चलिए बच्चों, हम विस्तार से देखने वाले हैं बच्चों आगे क्रम से, केवल आज हम थोड़ा शुरुआत कर रहे हैं। प्रश्न किस तरह के होते हैं तो एक सैंपल के रूप में, नमूने के रूप में हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों, एक उदाहरण ले लेते हैं, पिरामिड का निरीक्षण करना, संख्या विन्यास समझना। इसमें संख्या विन्यास को ध्यान से समझना पड़ता है। तो यहाँ आपके सामने देखिए पिरामिड दिया हुआ है, अंकों का पिरामिड है। जरा संख्या को जरा ध्यान से देखिए। इसमें देखिए पूछा है क्या, यदि ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको समझना है। अब इसको अब बार बार अभ्यास करके आप समझ पाएंगे कि इसे किस रूप में पढ़ेंगे। तो बच्चों इसे आप, जैसे लिखा है 9510, तब इसको आप 9510 इस रूप में नहीं पढ़ना है, राइट बच्चों। किस रूप में पढ़ना है, इसको आप इस रूप में पढ़ना है, 9510 इस रूप में पढ़ना है। यस, 9510 इस रूप में पढ़ना है। यहाँ आप देख सकते हैं। तो आप देखिए 9510 का जो संबंध है वो जरा ध्यान से देखिए। तो किससे आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए 13, 8 और 12। ठीक है, अब 9, 5, 10, तो जरा देखिए 9, 5, 10, यहाँ देखिए 9, 5 और 10। तो 9, 5 और 10 का संबंध क्या आपको लग रहा है, तो ये देखिए क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है 9, 5, 10। तो उसका संबंध किससे है, 13, 8, 12 से। 13, 8, 12, 13, 8, 12 देखिए कहाँ है, 13, 8 और 12, यानी यहां भी क्या बन रहा है बच्चों, यहां भी एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है, जरा ध्यान से देखिए। यहां पूछ रहा है, ध्यान से देखिए, तो 2, 10 और 9, देखिए 2 यहां दिया है, यस, 10 यहां दिया है। ठीक है, तो 2, यस, तो 2, 10 और 9, 2, 10 और 9 इस रूप में।
ठीक है, तो 2, 10 और 9 का संबंध किससे होगा, यानी यही प्रश्न पूछा जा रहा है। राइट, तो बच्चों आपने समझ लिया होगा, जब यहाँ 2, 10, 9 दिया है तो यहाँ पर देखिए, यानी यहाँ पर आएगा 4। यस, ठीक, इसके अपोजिट में इधर देखिए यहाँ 4, और ठीक इसके जैसे 2 के नीचे 10 था तो वैसे ही 4 के नीचे 12, यानी तो क्या हो जाएगा 4, 12, और देखिए इसके बाद 4, 12 और फिर 13। ये इस तरह से जाना पड़ेगा। राइट, जैसे यहाँ देखिए आप इस तरह गए। ठीक है, तो अब आप देखिए कि 4, 12 और 13, तो 4, 12 और 13 देखिए कहाँ है, तो 4, 12 और 13 यहाँ आपको दिखाई देगा, यहाँ पर तीसरे क्रमांक पर, यानी ये चौथा जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है वो है तीसरा। तो बच्चों इस तरह से ये देखने में बहुत कठिन लगता है बच्चों, लेकिन कठिन होता नहीं है, अभ्यास के द्वारा ये भी बहुत आसान आपको लगेगा। तो बच्चे बहुत ही खेल खेल में आप इसे आसानी से कर पाएंगे। तो इस तरह से बच्चों अपने सही उत्तर तक आप पहुंच सकते हैं। इस बच्चों तो इसका जो सही विकल्प है वो है तीसरा, और तीसरे को आपको इस तरह से रंग देना है। ठीक है बच्चों, तो अब आप अपने आंसर शीट में जाएंगे। तो बच्चों आपका जो चौथा प्रश्न था इस नमूने के रूप में, उदाहरण के रूप में आपने देखा, और उसका जो सही विकल्प था वो तीसरा। इस तरह से उसे आप रंग देंगे। तो बच्चों इस तरह से आप पूरे वर्ष भर खेल खेल में और अधिक मेहनत करके अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर पाएंगे। ओके बच्चों, तो अगले वीडियो में हम आएंगे, तो बच्चों विस्तार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।